नाज़रीन, इजरायली मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 इजरायली फौजी हैं जो गजा सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जब ऑपरेट कर रहे हैं। पूरी गजा पट्टी में 1 लाख के करीब फौज भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ छोटे से गजा सिटी के अंदर 70,000 फौज जब ऑपरेट कर रही है। ऊपर से मुसलसल बॉम्बिंग हो रही है, सी साइड से जब अटैक हो रहा है, और 23 महीने गुजर चुके हैं और इसराइल ने अपनी एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम फोर्स जो है वो इस्तेमाल की है। और वेस्ट की इतनी सपोर्ट जो है वो रही है कि उन्होंने अपना पूरा ऑर्डर ही उन्होंने खुद वो जो रूल्स लिखे थे उनको सारी दुनिया के सामने और अपने लोगों के धड़ल्ले के साथ उनको तोड़ा इजराइल के लिए। इस सब के बावजूद यहां पर इजराइल के जो डिक्लेयर्ड गोल्स हैं, जो असल में वेस्टर्न गोल्स भी थे, वो किसी सूरत जब वो अचीव नहीं हो सके हैं। तो अब रीजन के और इजराइल के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कोलाइड करना शुरू हो गए हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो वो रीजनल कंट्रीज जो इजराइल के साथ पार्टनर बने थे, ये अलायंस जो है वो कभी नेचुरल अलायंस था ही नहीं, ये एक अननेचुरल जो है वो अलायंस था और ये एक फेक अलायंस था, जहां पर बॉटम में दोनों की आइडियोलॉजीज और दोनों के इंटरेस्ट हमेशा से ही कोलाइड करते थे। लेकिन इसको एक कॉस्मेटिक सर्जरी के तहत और एक फेक होप के तहत जो है वो ये अलायंस बनाया गया था। आप देखिए एक ऐसी एंटिटी जिसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो अरब रियासतें, जो बाकायदा रियासतें हैं जिनके क्लियर बॉर्डर्स हैं, वो उनके आधे आधे मुल्क और किसी का पूरा पूरा मुल्क जो है वो अपनी एंटिटी में शामिल करने का इरादा रखती है फ्रॉम द डे वन। तो उसके साथ किस किस्म का अलायंस हो सकता था? तो ये मिडिल ईस्ट के ममालिक की जानिब से शायद एक पुरखलूस या फिर मिसकैलकुलेटेड कोशिश थी। जो भी था, अब ये बिल्कुल जब वो फारिग हो चुका है और इजराइल को इस वक्त बहुत सारा डैमेज हो रहा है, बहुत सारे फ्रंट से बहुत सारा डैमेज जो है वो हो रहा है और इजराइल सिर्फ और सिर्फ अपनी एरोगेंस के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है। अगर वो रियलिटी को देखे तो ये मुकम्मल खाई में गिरने जा रहा है, लेकिन अपनी एक एरोगेंस है और वेस्टर्न और अमेरिकन जो अनकंडीशनल सपोर्ट है, और वो भी कितनी देर रहती है जब यूरोपियंस बड़ी हद तक और उनके इंस्टीट्यूशंस, उनकी कंपनीज पीछे हटना शुरू हो गई हैं और अमेरिका के अंदर खुद बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। अब आप देखें कि अमेरिका ने अपने तमाम एलाइज को डंप कर दिया है। यानी आप ताइवान को देख लें, आप साउथ कोरिया को देखें, आप जापान को देखें, उनके साथ कैसे डीलिंग जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी है, उनके साथ रवैया कैसे मुख्तलिफ हो चुका है। कनाडा के साथ आप देख लें, आप यूक्रेन जो इस वक्त सबसे बड़ा, यानी बाइडन टाइम में आप देखिए यूक्रेन को कैसे ट्रीट किया जा रहा था, ट्रंप इंतजामिया में देखिए उसको जो वो कैसे ट्रीट किया जा रहा है, ओवरऑल यूरोपियंस को जो वो कैसे अमेरिका जो ट्रीट कर रहा है। तो एक एक इत्तेहादी के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी बदल चुकी है और सिर्फ इजराइल वो वाहिद है जिसके हवाले से अभी तक अमेरिका की पॉलिसी बदली नहीं है, लेकिन अंदर एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। तो ऊपर के लेवल के ऊपर कितनी देर इसको जो रेजिस्ट किया जा सकता है। तो अब बात यह है कि नाज़रीन, रीजनल कंट्रीज जो एक अननेचुरल अलायंस बनाकर बैठे हुए थे और एक पुरखलूस मगर एक मिसकैलकुलेटेड कोशिश उन्होंने की, अब वो सोच रहे हैं कि क्या मिलिट्री ही ओनली ऑप्शन है इजराइल के खिलाफ। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जजीरा कह रहा है। रीजन में इस वक्त डिबेट ये जारी है कि क्या मिलिट्री ही ओनली ऑप्शन है इजराइल का सामना करने के लिए। इज देयर अ वे टू डिटर दिस रोग स्टेट मिलिटरीली? इस बदमाश रियासत से निपटने का क्या एक ही रास्ता है मिलिट्री के जरिए? इजरायली लीडर जो है वो अग्रेसिवली डबल डाउन कर रहे हैं एज मोर कंट्रीज प्लान टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन। यानी वो इसके जवाब में उल्टा ज्यादा जुल्म जो है वो वहां पर ढाना शुरू हो गए हैं और उन मुल्कों को भी धमकियां लगा रहे हैं, यूरोपियंस को धमकियां जब लगाई जा रही हैं। अभी आप देखें ना, वो इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है, यानी इन्होंने एक नई चाल क्या चली है, चूंकि यूरोप जो है वो अब इजराइल के खिलाफ हो रहा है, तो इससे पहले इजराइल ने ये बयान दे दिया कि वो जो रशिया के फाइटर जेट्स इस्तोनिया में आए हैं, हमें बड़ा उस पर कंसर्न है और बड़ी वायलेशन वहां पर हो गई है। जरा आप अंदाजा करें, मतलब इनका क्या ताल्लुक है इस्तोनिया के साथ और रशिया वहां पर क्या कर रहा है, तो बड़ी वायलेशन होगी और हमें जो है वो बड़ा कंसर्न है। तो अब वो यूरोपियंस के सपोर्ट लेने के लिए जनाब वो रशिया के खिलाफ जो है, तो ये नेतन्याहू जो है वो 80s में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक था सोवियत यूनियन के कोलैप्स के लिए। हालांकि सोवियत यूनियन अमेरिका से भी बड़ा सपोर्टर था इजराइल के कायम होने का, फिर ये उसकी के खिलाफ जो है लॉबिंग कर रहा था। तो इन्होंने अपने एक एक पार्टनर को धोखा दिया है, एक एक पार्ट, और एक एक अमेरिकी सदर को नेतन्याहू ने जो वो एक्सप्लॉइट किया है। सो इजराइल जो है वो पूरा जोर लगा रहा है टू पुश बैक ये जो एफर्ट्स हो रही हैं फलस्तीन के लिए, और वो ये सारा कुछ कर रहे हैं विद एरोगेंस एंड हब्रस, यानी एक ओवर कॉन्फिडेंट, डेंजरसली ओवर कॉन्फिडेंट जो होता है उसको हब्रस कहा जाता है, और एंटीसेमिटिज्म का हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस होप में कि ये यूरोपियंस को रोकेगा या बाकियों को जब रोकेगा, उनके ऊपर एंटीसेमिटिज्म का इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि जो इजरायली गवर्नमेंट है वो इस वक्त दुनिया में एंटीसेमिटिज्म की सबसे बड़ी जो कॉज है, जिससे एंटीसेमिटिज्म पैदा हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह खुद इजरायली गवर्नमेंट है और वो ये हथियार दूसरों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। कंट्रीज इन द रीजन इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस अनरिस्ट्रिक्टेड और ब्रूटल और जेनोसाइडल, इस रैकलेस इजराइल का, इस बदमाश इजराइल का, जब इसको कंटेन कैसे करना है, इसको दायरे में कैसे लाना है, इसको लिमिट कैसे करना है। देखें, यानी इजराइल को कोई रोकने वाला है ही नहीं, आपकी सारी ताकत फेल हो गई है और वो आप उसको किसी दायरे में बंद नहीं कर सके।
اس کا جو جی میں آتا ہے اس ملک کے پر وہ دھاوا بول دیتا ہے. تو سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو بائیلیٹرل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے یہ وہ بہت بڑا اعلان ہے اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے. اور ساتھ پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ باقی خلیجی ریاستوں کے لیے بھی ہم اوپن ہیں, اور ساتھ ٹرکی اور ایجپٹ جو ہے یہ اسی طرح کے ایک پیکٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی جنگی مشقیں جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو گئی ہیں. اب یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو اسرائیل کے خلاف ملٹریلی آپشن استعمال کرنے کے اقدامات ہیں. ریجن کے جو کنٹریز ہیں وہ یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں از دیر اے وے ٹو ڈیٹر دس بدماش ملٹری, ٹھیک ہے نا, اسرائیل کی اس بدماش ریاست کو روکنے کا کیا یہی طریقہ ہے. نیتن نے ایک گیمبل کھیلا ہے, یہ جو اس نے اٹیکس کیے ہیں تھرو آؤٹ دا ریجن. گیمبل آپ اس زمن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسکی ایکشن ان دا ہوپ کہ وہ نتائج اس کے حق میں آئیں گے. تو ایک گیمبل اس نے کھیلا, دوحہ پر بھی اٹیک کر دیا, شام پر بھی کر دیا, لیبنان پر, ایران, سب کے اوپر اٹیک کر دیا. لیکن اب یہ لائن سنیے, الجزیرہ لکھ رہا ہے دا بلو بیک از بیکمنگ ریالٹی فار اسرائیل. اب اس کا جو الٹا نتیجہ ہے وہ آ رہا ہے, کیونکہ یہ پہلے دن سے ایک فولش اقدامات تھے. آپ کہتے ہیں کہ یہ برے ہیں یہ اچھے ہیں. اب تو اسرائیل اور امریکہ نے دونوں پر اٹیکس کر دیے جو اسرائیل کے اتحادی بھی تھے, اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کر رہے تھے, اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے, خاموش بیٹھے ہوئے تھے. چاہے ایران پر حملہ ہوا, چاہے غزہ میں جو کچھ ہوا, کسی نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا, ان کے پر بھی اٹیک کر دیا. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا بلو بیک جو ہے وہ اب اسرائیل کو آنا شروع ہو گیا. یہ الجزیرہ یعنی ریجن میں اس وقت یہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں فرام دا ڈے ون, یہ تو آج ڈسکس کر رہے ہیں نا, فرام دا ڈے ون دا اونلی آپشن واز ملٹری, اور آگے تک بھی جو اونلی آپشن رہے گا وہ ملٹری کا آپشن رہے گا. اس کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں یہ نظریں پھیرتے رہیں, ادھر ادھر دیکھتے رہیں, ٹائم ویسٹ کرتے رہیں, وہ ان کی غلط فہمی ہے, لیکن دا اونلی آپشن آلویز جو ہے وہ ملٹری آپشن ہے. اب دیکھیے دنیا میں مزید کیا اقدامات ہو رہے ہیں. اٹلی میں جو ڈاک ورکرز ہیں وہ ان سے زیادہ بریو جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں, یعنی جو بندرگاہوں کے اوپر, پورٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ان شپس کے اوپر نہ لوڈ کریں گے, نہ ان لوڈ کریں گے, نہ وہ یہاں پر ان جہازوں کو لنگر انداز ہونے دیں گے جس میں اسلحہ جا رہا ہے فار اسرائیل. اٹالین پورٹ بلاکس آرم سیل فار اسرائیل ایز ورکر پروٹیسٹ ماؤنٹ. اب اٹلی کے جو پورٹ ورکرز ہیں انہوں نے ریفیوز کیا ان ٹرکس کو جو یہاں پر لوڈ کرنے آ رہے تھے اسلحہ جہازوں کے اوپر, ان ٹرکس کو انہوں نے انٹر نہیں ہونے دیا. اور وہاں پر اتنے مظاہرے ہو گئے ہیں کہ اٹالین بندرگاہوں نے باقاعدہ جو ورکرز ہیں ان کی ڈیمانڈ کو مان لیا ہے, اور بندرگاہوں نے آفیشلی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ یہاں سے نہ اسرائیل کے لیے اسلحہ جائے گا, نہ لوڈ ہوگا, نہ ان لوڈ ہوگا. اور وہاں کی جو ایک میئر ہیں انہوں نے بتایا کہ پورٹ اتھارٹی نے ایکسپٹ کر لی ہے ریکویسٹ فرام دا ورکرز کہ ایکسپلوسیو جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں یا یہاں کی بندرگاہوں سے حائفہ کی طرف, وہ یہاں سے الاؤ نہیں کیے جائیں گے. تو یہ ایک غیر منطقی. دیکھیں یہ ویسٹ کے اندر ان کے لوگ, ان کے انسٹیٹیوشنز, ان کی یونینز وہ کھڑی ہو رہی ہیں. تو ان سے زیادہ بریو تو وہ ثابت ہوئے ہیں. یہ تو ابھی تک اسرائیلی ایمبیسڈرز کو نہیں نکال سکے. اور پیچھے تھنکنگ کیا ہے, تھاٹ پروسیس کیا ہے, آئیڈیالوجی کیا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتی. یعنی آپ ابھی تک اسرائیلی ایمبیسڈرز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں فار واٹ, جب دنیا کا ریئیکشن یہ ہے اور آپ اسرائیلی ایمبیسڈر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہرحال سمجھ سے بالا تر ہے, شاید وہ بہتر سمجھ سے ہیں. اکنامکلی اسرائیل بہت ڈیمیج ہو رہا ہے اور اسرائیل کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب دیکھیے آج ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے, اسرائیل کے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ کولیپس کر رہے ہیں امڈ وار آن غزہ, گلوبل بائیکاٹس کی وجہ سے. کمپنیز ویسٹرن جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات کٹ کر رہی ہیں, جو ایگریمنٹس پرانے چل رہے تھے کئی دہائیوں سے ان کو وہ رینیو نہیں کر رہے, انویسٹمنٹس اسرائیل کے اندر نہیں ہو رہی, ان کے ساتھ جو جوائنٹ پروجیکٹس ہیں وہ ویسٹرن انسٹیٹیوشنز نہیں کر رہے ہیں. اسرائیل کے جو ٹریڈ ریلیشن ہیں وہ اس وقت سفر کر رہے ہیں سیریس ڈیٹریوریشن, اور ڈیلز اور میٹنگز جو ہے وہ کینسل ہو رہی ہیں. ایون ہسٹوریکلی فرینڈلی نیشنز, وہ جو بہت اسرائیل کے قریبی ممالک ہیں, وہاں سے بھی ان کی کمپنیز, ان کے انسٹیٹیوشنز وہ نہ کوئی مزید ڈیلز کر رہے ہیں, نہ کوئی میٹنگز کر رہے ہیں, نہ کوئی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, نہ کوئی ان کے ساتھ پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو نیچے بہت بڑا ڈیمیج اسرائیل میں ہو رہا ہے. کمپنیز جو یورپ میں ہیں اور ایون جو امریکہ میں ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ کوئی رینیو نہیں کریں گی. جو کانٹریکٹس ہیں, جو مارکیٹس ہیں, وہ ان کی امپورٹس لینے سے جب انکار کر رہی ہیں آف اسرائیلی پروڈکٹس انٹل فردر نوٹس. انہوں نے کہا کہ ہمارے سپر سٹورز میں, ہماری مارکیٹس میں اسرائیلی پروڈکٹس جو وہ نہیں بکیں گی. تو وہ مارکیٹس انہوں نے امپورٹ ان کی روکی ہوئی ہیں. ایکسپرٹس جو ہیں, جو موڈیز جو انسٹیٹیوشن ہے جو بتاتا ہے کہ اکانومی کدھر جا رہی ہے, تو انہوں نے ابھی ان کے آفیشلز نے تل ابیب کا دورہ کیا ہے اور وہ لیفٹ ود ورینگ امپریشنز.
ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ रेटिंग रिडक्शन, और उन्होंने कहा कि इजराइल के हालात तो बहुत ही माड़े हैं और इनकी रेटिंग जो है वो मजीद डाउन होने जा रही है। सो पॉइंटेड टू एक्सट्रीम कंसर्न ओवर द मैसिव राइज इन द डिफेंस स्पेंडिंग, क्योंकि सारा बजट जो है वो डिफेंस स्पेंडिंग में जा रहा है तो ओवरऑल डैमेज हो रहा है। अब देखना कि वो जो उनका सबसे बड़ा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है विजमैन, जिसको ईरान ने अटैक किया, वहां पर वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स फारिग बैठे हुए, लेबोरेटरीज तबाह हो गई हैं, नई बन नहीं पा रही, बजट है नहीं, फंडिंग कट हो रही है। कंफर्मिंग इट रिप्रेजेंट अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट, ये मूडीज के ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये इजराइल के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जितना इकोनॉमिक डैमेज नीचे से होता चला जा रहा है। इजरायली गवर्नमेंट कुड लूज कर सकती है ऑल कंट्रोल ओवर द बजट मैनेजमेंट, ह्यूज राइज इन द डेफिसिट जो है वो हो रहा है और कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ये सूरत हाल। तो इजराइल जो है ना वो एक एरोगेंस के ऊपर खड़ा है और इस बात के ऊपर कि अमेरिका उनके साथ है तो वो जो चाहें जो है वो कर लेंगे। उनके पास देखें बहुत दौलत है, सारे मामलात हैं, लेकिन आप बैक वक्त पूरी दुनिया से पंगा नहीं ले सकते। और मुझे बताइए पॉलिसी क्या है, यानी लोगों को मारते चले जाना, एट द एंड क्या होगा कि सब खड़े होकर क्लैप करेंगे इजराइल के लिए और कहेंगे कि बड़ी हैप्पी एंडिंग हो गई है। क्या एट द एंड यही होगा? ऐसा थोड़ी होना है। तो एक ऐसी रियासत जो सबके लिए खतरा बन चुकी है, किसी को उसने प्रेशराइज किया हुआ है इसलिए वो उसके खिलाफ इक़दाम नहीं ले रहा। यूरोपियंस की उन्होंने ये कॉलोनी कायम की थी, वो भी फंसे हुए हैं कि करना क्या है, ये अब्राहम अकॉर्ड करके फंसे हुए हैं। तो लेकिन इजराइल सबको इतना प्रवोक कर रहा है, इतना उनके इंटरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है कि वो सारे कुछ का रिएक्शन आना है और इजराइल अपने डिक्लेयर्ड गोल्स भी अचीव करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जहां पर वैसे भी औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है वहां पर कौन से गोल्स हैं जो अचीव होने हैं। गजा से फिर रॉकेट्स फायर हो गए हैं, कुछ देर पहले गजा ने फिर रॉकेट्स फायर कर दिए और गजा के साथ जो टर्की और मिस्र की नेवीज इस वक्त ज्वाइंट ड्रिल्स कर रही हैं, ये उनके लिए भी मैसेज है। इजरायली बंदरगाहों के ऊपर भी सायरन्स बज रहे हैं, तो ये उनके लिए भी मैसेज है जो कुछ ही किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं कि गजा अभी भी रॉकेट्स फायर कर रहा है, तो वो भी कोई इकदाम उठाएं। और अब वो खुद डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मिलिट्री ओनली ऑप्शन है, ये हमेशा से एक ही ऑप्शन था। IRGC का आज बयान आया है, एनी ब्लंडर एंड अग्रेशन विल फेस क्रशिंग एंड टाइमली रिस्पांस। हमें कतर ना समझना, हम फौरी जब रिस्पांस करेंगे और बड़ा क्रशिंग रिस्पांस करेंगे, क्योंकि अब सैंक्शंस दोबारा से लग गई हैं, दोबारा से थ्रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं ईरान के खिलाफ और दोबारा से ऐसा लग रहा है कि वो जंग हो सकती है। तो इसलिए वो आज उनका एक फिर बयान जब सामने आया। ईरान जब वैसे भी वो एक वेस्टर्न जो कंस्पायरेसीज हैं उससे लड़ रहा है पिछली सदी से, पिछली पूरी सदी जो है वो ईरान लड़ता रहा है। दरमियान में वो एक दौर आया था जब शाह ईरान है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, तो वो थोड़ा सा दौर आया था वैसे। और वो भी तो देखें, वो शाह ईरान भी तो वेस्टर्न कंस्पायरेसी था ना, शाह ईरान भी तो उनके मफादात को ईरान के अंदर परसू कर रहा था। तो पिछली पूरी सदी और अभी तक ईरान जो है वो वेस्टर्न कंस्पायरेसीज ही से लड़ रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है ना उनकी वेन्स के अंदर है, मतलब उनकी कई जनरेशन इसी इंपीरियलिज्म से लड़ते हुए गुजर चुकी हैं, तो रेजिस्टेंस उनकी वेन्स के अंदर है। अब देखें अल शरा ये कह रहा है कि उसकी डील होने जा रही है इजराइल के साथ, पता नहीं ये क्या डील होगी, गोलान हाइट्स इजराइल के हवाले करेगा, क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सीरिया के अंदर इस बात को नहीं माना जा रहा। सीरियन नेशनल ब्लॉक डिफेंड्स सीरिया सोवरेनिटी, रिजेक्ट्स यूएस बैक्ड डील। तो अब ये अंदर से जो मज़ामत है वो सामने आ रही है। 400 जो आर्टिस्ट हैं पुल म्यूजिक फ्रॉम इजराइल ओवर गाजा जेनोसाइड। अब ये बड़े बड़े ये बैंड्स भी हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जनाब म्यूजिक फ्रॉम इजरायली प्लेटफॉर्म्स उन्होंने रिमूव कर दिया है। देखना हर फ्रंट के ऊपर डैमेज हो रहा है। और वो जो साउथ अफ्रीका था ना, उसकी जो अपार्थाइड थी, वो भी आखिरी हद तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा अब सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, आगे हमें तबाही नजर आ रही है तो हम रुक जाएं। नहीं, वो रुके नहीं थे, वो कोलैप्स हुए थे। तो यहां भी कोलैप्स ही होगा। ये कॉलोनीज कभी ऐसा नहीं होता कि ये कोई रियलिटी बेस देखें कि अच्छा ये सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो रही है। और ये तो वैसे भी यहां तो रिलीजन ठूस ठूस का भरा हुआ है, तो ये तो एक्सट्रीमिस्ट एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर ये सारा इनका ये जुल्म हो रहा है, तो ये कहां रुकेंगे। इसलिए ऐसी एंटिटी से इसका सामना करने के लिए, इसको रोकने के लिए हमेशा ऑप्शन ताकत होती है, हमेशा ऑप्शन मिलिट्री होती है, सैंक्शंस होती हैं, क्योंकि इनको बात समझाई नहीं जा सकती, इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता। इनके साथ आप एग्रीमेंट कर लें, हशर फिर वही निकलता है जो मिस्र का आज निकल रहा है। 5 दहाइयों के मुआहदे के बाद भी आज वहीं के वहीं खड़े हुए, ना फलस्तीन का मसला हल हुआ, ना मिस्र का मसला हल हुआ, ना रीजन में कोई लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन और अमन आया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और खुद इजिप्ट कहां पर खड़ा हुआ? क्या इजिप्ट तरक्की कर गया? वो आज तो ज्यादा यरगमाल बन गए, वो अमेरिकन मिलिट्री एड के ऊपर खड़े हुए, इकॉनमी उनकी डैमेज है, 100 क्राइसिस। और इसी दरमियान कितनी हुकूमतें गई, क्या कुछ हुआ। तो उधर से ग्लोबल जो फ्लोटिला है वो आ रहा है और लॉयर्स ने, वेस्टर्न लॉयर्स ने, इंटरनेशनल लॉयर्स ने और यूएन ने और ग्लोबल कम्युनिटी ने कहा है कि इसको जब प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब देखिए कि एक तनकीद सबसे ज्यादा ये हो रही है कि वेस्टर्न रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टाइन अनलाइकली टू अल्टर नेतन्याहू स्टांस। खाली ये रिकॉग्निशन जो है इकदाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नेतन्याहू को रोक नहीं सकता, ताकत का इस्तेमाल जरूरी है। विल इट चेंज नेतन्याहूज कैलकुलस? नॉट एट द मोमेंट। लेकिन एक बात जरूर है कि
इसराइल इज नाउ बिगिनिंग टू फील द प्रेशर। अब वो प्रेशर फील करना शुरू हो गए हैं और जनरली भी इसराइल के अंदर दे आर बिगिनिंग टू फील द प्रेशर, यानी एक तो इस वाकई की वजह से, रिकॉग्निशन की वजह से, और दूसरा ओवरऑल भी एक प्रेशर जो है वो फील कर रहे हैं। देखिए बात पता क्या होती है, जेनोसाइड किया ना, तो जेनोसाइड की माफी तो कोई नहीं है, ये ताकत हमेशा तो उनके हाथ में नहीं रहनी, ना हमेशा से थी। तो अब उनको नजर आ रहा है कि अगर ये गोल्स भी अचीव ना हुए, हमारी हेजेमनी भी कायम ना हुई, कहीं अमेरिका भी हमारे पीछे से निकल गया, फिर क्या होगा। और प्रेसिडेंट उन्होंने खुद सेट किया है। देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो जेनोसाइड के हवाले से ये सारा कंसेंसस हुआ ना कि जेनोसाइड जहां भी होगी उसके हम साथ खड़े होंगे, उसमें असल में इन्हीं को फायदा था, और इन्हीं के साथ जो कुछ ये क्लेम करते हैं वर्ल्ड वॉर में हुआ, उसी बुनियाद पर इनके लिए ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये कंसेंसस हुआ, क्योंकि इनको हमेशा खतरा है, क्योंकि ये माइनॉरिटी में है, पूरी दुनिया में माइनॉरिटी में है, तो इनको हमेशा खतरा। और पिछली तमाम सदियों में जो कुछ होता रहा, तो ये जो कानून था ये असल में इनके फायदे का कानून था। देखें जिनके साथ ये कर रहे हैं उनकी दुनिया में पॉपुलेशन 2 बिलियन है, जिस कौम के साथ ये कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन दुनिया में 2 बिलियन है, ठीक है ना। तो ये कितने हैं, तो माइनॉरिटी कैन नॉट रूल द मेजॉरिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कानून इनके हक में था कि हम ताकतवर को अलाउ नहीं करेंगे कि वो जो चाहता है वो करे, और इन्होंने खुद वही किया है। तो ये कोई भी इन्होंने समझदारी वाला इकदाम नहीं उठाया, नहीं ये ग्रेटर इजराइल बनाना है, टेंपल बनाना है, ये करना है वो करना है, और करना कैसे है, लोगों को मार कर करना है। इजराइल जो है दैट कीप्स गोइंग, और इसको ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई कंटेनमेंट नहीं है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, और वो फलस्तीनियों की जो जेनोसाइड है वो जारी रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गए हैं, अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, और रैपिडली ये चेंज हो रहे हैं, और नॉट इन द पॉलिटिकल टर्म्स बट इन द सेंस कि पैलेस्टीनियन क्वेश्चन जो है वो एक लायबिलिटी बन रहा है लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी सबके ऊपर अब ये बोझ है, रीजन के लीडर्स के ऊपर और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके ऊपर भी, कि फलस्तीनी क्वेश्चन का क्या करना है, इसको कैसे हल करना है, इनको कैसे इंसाफ देना है, ये एक लायबिलिटी सबके लिए जो बन रहा है। इजराइल नहीं रुकेगा, जैसे साउथ अफ्रीका की वो कॉलोनी नहीं रुकी थी, ना ही ऐसी कॉलोनीज कभी रुकती हैं, वो अल्टीमेटली कोलैप्स ही होती हैं। वो ये नहीं देखती कि नताइज क्या आ रहे हैं, दुनिया खिलाफ हो रही है, सैंक्शन लगनी है, ये हो रहा, बस आप ताकत से उसका जब सामना करते हैं। तो रीजन कितना मजीद इसको टाइम चाहिए, क्या जब मिस्र पर हमला होगा तब ये जवाब में अटैक करेंगे, या टर्की पर हमला होगा तो ये जवाब में अटैक करेंगे। तो फूल बनाया जा रहा है इनको, यानी वो तरीके के साथ एक एक को हमला करते चले जा रहे हैं, और ये बस बैठे हुए हैं। और जैसे मिस्र के सदर ने कतर में ये प्रपोज किया, और कतर और यूएई ने उसको रोक दिया कि नहीं ये ज्वाइंट फोर्स नहीं बननी चाहिए। अब वो पता नहीं उनकी क्या थॉट प्रोसेस है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेटेड पॉलिसी है। अगर अभी भी ये मिलिटरीली इसराइल को कन्फ्रंट करने की तरफ नहीं बढ़ते, अभी तक इनकी एयर स्पेस बंद नहीं हुई है, ये बात ध्यान में रखें, अभी तक इन्होंने इसराइल के लिए एयर स्पेस बंद नहीं किया है। अगर ये एयर स्पेस भी बंद कर देते इन 2 सालों में, अभी तक ये जंग रुक चुकी होती। अगर वो अजरबैजान से ऑयल इसराइल को ना होता तो भी ये जंग नहीं चल सकती थी। तो इस पर अब क्या कहा जा सकता है। तो इसराइल ना कोई इतना बहादुर है, ना कोई इतना ताकतवर है, वो तो आप बैठे हुए हैं, आप आगे से एक छड़ी भी उठाने के लिए इसराइल के जवाब में तैयार नहीं है। तो फिर यही कुछ होगा, यही कुछ होगा। आप तेल भी दें उनको, उनके लिए एयर स्पेस भी खुली रखें, बस ये डर हमारी हुकूमत ना गिरा दे, हमारी हुकूमत ना गिरा दे, ऐसे कुछ आपने हल निकाल लिया, नहीं निकला, ना निकलेगा। ये इस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने नाज़िर लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।